आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये एनआईओएस का 508 ब्लॉक 3 है, जिसमें कार्य शिक्षा के बारे में बताया गया है। ये मुख्यतः जो है डी ट्रिपल एस बी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। वर्क का मीनिंग क्या है, वर्क और लेबर का इम्पोर्टेंस क्या है, कार्य और आजीविका, वर्क वर्क एंड लिवलीहुड के बारे में पढ़ेंगे। वर्क एंड प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन प्रिंसिपल इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में कार्य एवं शिक्षा, वर्क एंड एजुकेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम वर्क एजुकेशन का कॉन्सेप्ट एवं उसके मीनिंग को समझेंगे और वर्क एजुकेशन का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में महात्मा गांधी का एक क्वेट लिखा हुआ है। इसमें ये कहा गया है, इन्होंने मुख्यतः इस बात पे फोकस किया कि जो एजुकेशन होनी चाहिए ना, उस एजुकेशन में वर्क एजुकेशन के थ्रू वो एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे इन्होंने सबसे पहले लिखा भी है कि लिखाई पढ़ाई की शिक्षा की पूजा करने की बात मुझे कभी नहीं जची। मेरे अनुभव ने अच्छी तरह ये सिद्ध कर दिया कि मात्र लिखाई पढ़ाई की शिक्षा से किसी की ऊंचाई तिल भर भी नहीं बढ़ती। शिक्षा से काम का जुड़ना बहुत बड़ी चीज़ है। मेरी तो राय ये है कि बच्चों को बचपन से ही परिश्रम का गौरव सिखाना चाहिए। मेरा मत है कि बुद्धि की सच्ची शिक्षा हाथ पैर आँख कान आदि शरीर के अंगों के ठीक अभ्यास और शिक्षण से हो सकती है। दूसरे शब्दों में इंद्रियों के बुद्धिपूर्वक उपयोग से बालक की बुद्धि के विकास का उत्तम और लघुत्तम मार्ग मिलता है। तो कुल मिला के इनका जो समरी है वो यही है महात्मा गांधी के क्वेट्स की, कि एजुकेशन ऐसी हो जिसमें वर्क भी शामिल हो, बच्चे करके सीखें। इसी बात पे इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद फिर हम आएंगे, फिर इसके अधिगम के उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। उद्देश्यों के बारे में तो बाद में जानेंगे, सबसे पहले हम वर्क का अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, मोस्टली वर्क का जो मीनिंग है इसको दो सेंस में रिप्रेजेंट किया गया है। एक तो होता है मेंटली वर्क, एक होता है फिजिकली वर्क। तो मेंटली वर्क में क्या होता है कि जब हमारा माइंड सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहे तो उसको हम मेंटली वर्क बोलते हैं। जैसे कि कोई अ, कोई स्कूल में कोई टीचर है तो वो मुख्यतः जो वर्क करता है वो मेंटली वर्क ही होता है। उसमें उसके लिए शारीरिक श्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई खेतों में काम करने वाला श्रमिक है तो वो फिजिकली वर्क में आ जाता है। मुख्यतः काम के बारे में ये धारणा प्रचलित है समाज में कि काम वही काम है जिसमें हम फिजिकली वर्क करें, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी काम जो हम खुद के लिए और समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें, वो सारे के सारे काम या सारे के सारे शारीरिक श्रम ही वर्क कहलाते हैं। अतः काम का तात्पर्य जो है शारीरिक श्रम से जुड़ी उन सभी गतिविधियों से जो हमारे स्वयं के लिए या समाज के अन्य लोगों के लिए, हमारी फैमिली के जो दायित्व हैं उनका निर्वहन हम करें, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वर्क हो जाएंगे। अब जो हेडिंग है कि कार्य और श्रम का महत्व क्या है, वर्क एंड लेबर का इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप ये अगर सोचो कि जितने भी वैज्ञानिक रहे होंगे उन्होंने कोई ना कोई नई चीज़ें बनाई, तो उसके पीछे केवल मस्तिष्क चिंतन का ही रिजल्ट था, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पहली बार किसी व्यक्ति ने पानी खींचा होगा तो उसे बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ा होगा, तो उसके मन में ये विचार आया होगा कि क्यों ना कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए ताकि ताकि उसे बहुत ही कम जो है श्रम करने की ज़रूरत पड़े। पहली बार किसी ने सामान उठाया होगा, तब भी उसे बहुत ज़्यादा श्रम करने की ज़रूरत पड़ी होगी। तो उसके भी मन में ये विचार आया होगा कि क्यों ना कोई एक ऐसी युक्ति का आविष्कार किया जाए जिससे इस सामान को बड़ी आसानी से उठाया जा सके। तब जाके उत्तोलकों का निर्माण किया गया। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, शारीरिक श्रम के बिना उसके जीवन यापन हो ही नहीं सकता। सपोज करो एक ऐसा व्यक्ति जो मेंटली वर्क बहुत ज़्यादा करता है, स्कूल में जाता है, बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन फिर भी अगर उसका स्कूल जो है 1 किलोमीटर दूर है तो जाहिर सी बात है वो पैदल चल के ही जाएगा। तो यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है, शारीरिक श्रम ही हो रहा है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके लिए क्या है, शारीरिक श्रम जो है सिर्फ आजीविका के लिए नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इनका शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ें उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसीलिए वो लोग जिम वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं। जबकि बहुत से ऐसे वर्कर होते हैं जो आजीविका के लिए खेतों में काम करते हैं, तो इस प्रकार से उनका शारीरिक श्रम तो वहीं पे हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कार्य और जो मानव जीवन है उसको हम अलग अलग
देख ही नहीं सकते। अगर मानव जीवन है तो उसमें शारीरिक श्रम का बहुत ज़्यादा महत्व है। कुछ के लिए तो ये आजीविका का साधन होता है, कुछ के लिए शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का ये एक साधन बन के मात्र रह जाता है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है कार्य और आजीविका। कार्य और आजीविका को समझने से पहले सबसे पहले हम आजीविका के बारे में समझते हैं। आजीविका, इसको अंग्रेजी में लिवलीहुड भी कहा जाता है। लिवलीहुड का मतलब है कि हमें मानव जब जीवन यापन करना है तो उसके लिए हमें पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, शारीरिक श्रम भी करते हैं। शारीरिक श्रम के उदाहरणों के रूप में एक व्यक्ति दिन भर खेतों में काम करता है, फसलें उगाता है, उसके बाद में जब फसलें तैयार हो जाती हैं कुछ हिस्सा अपने खाने के लिए रख लेता है और कुछ हिस्सा जो है बाजार में जाके बेच के चला आता है। इससे क्या होता है, उससे के लिए रुपए मिलते हैं और उसके बाद में उसके लिए उन रुपयों के माध्यम से वो अपने जीवन उपयोग में आने वाली बहुत सी वस्तुओं को खरीद लेता है। रिक्शा चालक भी होते हैं, चाहे दिन हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, फिर भी वो अपने जीविकोपार्जन के लिए दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य से श्रम में संलग्नता आजीविका कमाने का पर्याय है। इसके बाद इसके नीचे है कि श्रम के दो मूल्य होते हैं, जहाँ एक और आर्थिक मूल्य होता है, दूसरी ओर सामाजिक मूल्य भी होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि बढ़ई जो है काम करता है, बढ़ई जब काम करता है तो वो ना सिर्फ जो भी फर्नीचर वगैरह या जो भी लकड़ी की वस्तुएं बनाता है तो उससे ना तो वो सिर्फ अपना जीविकोपार्जन भी करता है, साथ ही साथ वो ऐसी चीज़ें बनाता है जो समाज के लिए उपयोगी हैं। जैसे किसी को दरवाजे की ज़रूरत है, किसी को खिड़कियों की ज़रूरत है, तो उनके लिए वो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से श्रम का जहाँ एक और वो अपने आर्थिक मूल्यों के लिए भी श्रम कर रहा है, दूसरी ओर वो समाज की ज़रूरतों को भी पूरी कर रहा है। तो इस प्रकार से वो दोनों ही काम कर रहा है। तो घरों में जो भी महिलाएं काम करती हैं, घरेलू कार्यों को, भोजन पकाती हैं, खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं, बर्तन मांजती हैं, इन सब में भी उनका श्रम निहित होता है। हालांकि उसके लिए उनके लिए जीविकोपार्जन नहीं होता, लेकिन उनके घर के जो अन्य व्यक्ति हैं वो उनके लिए जीविकोपार्जन इससे आसान हो जाता है। तो एक अगर प्रकार से हम देखें तो महिलाएं भी पुरुषों के जीविकोपार्जन में सहायता प्रदान कर रही हैं। घरेलू कार्यों के भी अपने आर्थिक और सामाजिक मूल्य हैं। इसके इसके बाद जो टॉपिक है वो है कार्य और प्रसन्नता एवं संतुष्टि, वर्क, प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन। आपने देखा होगा कि बहुत से वर्कर जब अपने गांव से पलायन करते हैं, किसी दूसरी जगह जाते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिहार के लोगों का, जो लगभग भारत के हर राज्यों में फैले हुए हैं। क्या वो सिर्फ कार्य करते हैं सिर्फ रुपयों पैसों के लिए? नहीं, उनको क्या होता है, काम करने में धीरे धीरे मज़ा आने लगता है और उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है अलग ही लेवल का। बहुत से वर्कर जब खेतों में काम करते हैं तो अपने गांव मोहल्ले के ही उनके ज़्यादातर लोग होते हैं, वो ना सिर्फ काम करते हैं बल्कि साथ ही साथ उन्हें मज़ा भी आने लगता है काम करने का। आपने देखा भी होगा बहुत से खेतों में काम करने वाले किसान जब उनकी फसल बहुत अच्छी लहलहाती है तो उन्हें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। जब कोई भी कारीगर जब काम करता है, अगर उसका काम बहुत अच्छा हो जाए तो प्रसन्न भी होता है और उसको संतुष्टि भी मिलती है। तो कार्य सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से ही नहीं किए जाते, बल्कि इससे क्या होता है, धीरे धीरे उन्हें प्रसन्नता भी मिलती है और सेटिस्फेक्शन भी एक अलग ही लेवल का मिलता है। इसके लिए आप छोटे बच्चों का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। छोटे बच्चे जिनकी अभी मांसपेशियां तक विकसित नहीं हुई, वो भी चीज़ों को क्या करते हैं, पकड़ते हैं, खुश होते हैं। अगर उन चीज़ों को उनसे कोई छीने तो वो रोने भी लगते हैं। तो धीरे धीरे वो क्या है, वो भी काम करके खुश होने लगते हैं और उनको भी एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता रहता है। आपने देखा होगा घरों में बहुत से वृद्ध व्यक्ति होते हैं जो अब चल फिर नहीं सकते, घर के दरवाजे पर बैठे हुए हैं, कोई भी आ जा रहा है उसकी निगरानी कर रहे होते हैं, तो उससे भी क्या हो रहे होते हैं, वो एक संतुष्टि प्राप्त कर रहे होते हैं। घर के छोटे छोटे कामों में वो हेल्प कर देते हैं। तो ऐसा किस लिए करते हैं, वो संतुष्टि प्राप्त करने के लिए ही तो करते हैं। इससे उन्हें क्या है, प्रसन्नता भी मिलती है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल एनसीआर दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल का है, जहाँ पर बहुत ही धनाढ्य वर्ग के बच्चे पढ़ने आते होते हैं। तो एक बार क्या होता है कि उनसे एक श्रमदान करवाया जाता है, जहाँ पे स्कूल के बाहर ही वो तसले में ईंटें भरकर जो है एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। अब उनके पेरेंट्स ये सोच रहे होंगे कहीं उनके बच्चे ऐसा ना हो बीमार हो जाएं। जबकि उन बच्चों से जब पूछा गया तो उन बच्चों ने बताया कि आज तो वो बहुत ही प्रसन्न है और उन्हें बहुत ही मज़ा आया है। हालांकि वो शारीरिक रूप से थके थे, लेकिन फिर भी वो इंटरनली
उनके लिए सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि थी उनके अंदर से। आप देखेंगे कि वर्क और जो प्लेजर है, सेटिस्फेक्शन है, वो सब आपस में एक जुड़ा हुआ है। कार्य एवं शिक्षा, वर्क एंड एजुकेशन, इसमें सबसे पहले इसमें भी महात्मा गांधी का क्वेट है। महात्मा गांधी एक बार जाते हैं 1939 में, और जो भी ट्रेनी टीचर्स होते हैं उनसे बातें करते हैं, तो उनको बताते हैं कि हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लेके आना है। मस्तिष्क को हाथ के जरिए शिक्षित होना चाहिए। अगर मैं कभी होता तो पांचों उंगलियों की संभावनाओं पर कविता लिखता। कुल मिला के ये सेंसस पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि दिमाग ही सब कुछ है और हाथ पैर कुछ नहीं? जो लोग हाथ को प्रशिक्षित नहीं करते, सामान्य ढंग से एजुकेशन पाते हैं, उनमें जीवन का संगीत नहीं होता। उनके शरीर का हर अंग प्रशिक्षित नहीं होता। सिर्फ किताबी ज्ञान बच्चे के भीतर इतनी जिज्ञासा नहीं जगा सकता कि उसका पूरा ध्यान उस पर केंद्रित हो सके। सिर्फ शब्दों की शिक्षा से बच्चे का दिमाग थक जाएगा और भटकने लगेगा। इस पूरे के पूरे क्वेट्स में महात्मा गांधी जी ने सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया है तो वर्क पे फोकस किया है। इन्होंने कहा एजुकेशन ऐसी हो जिसमें साथ ही साथ काम भी शामिल हो, ताकि आगे चल के वो अपने भविष्य को बहुत ही बेहतर बना पाए। एजुकेशन सिर्फ उसकी किताबी ना रह जाए। महात्मा गांधी ये भी चाहते थे कि उनका शैक्षिक पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें हुनर हो, स्किल्स के काम हो, दस्तकारी के काम हो, सारे के सारे काम हो, ताकि वो अपने जीवन में जीविकोपार्जन के भी बहुत अच्छे साधन तैयार कर। श्रम को अगर हमें करिकुलम में शामिल करना है तो इसके लिए संभव है कि बच्चों को सामुदायिक संसाधनों की अर्थपूर्ण जानकारी हो, गुणवत्तापरक जीवन जीने के हुनर सीखने को मिलें, उनके लिए स्थिति विशेष को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखने के कौशल विकसित हों, उपलब्ध स्थानीय अर्थव्यवस्था में ही अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिले। जो वर्तमान अगर हम अभी के प्रेजेंट टाइम में देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका फोकस भी यही है, आत्मनिर्भर भारत पे है। काम के साथ साथ उच्च शिक्षा पूरी करने का अवसर मिले, मतलब हायर एजुकेशन ऐसी हो जिसमें वर्क एजुकेशन भी शामिल हो, साथ ही साथ बच्चे वर्क भी करते रहें और साथ ही साथ हायर एजुकेशन भी पूरी करते रहें। जब वो मेहनत से काम करें तो उनके लिए प्राउड फील होना चाहिए। उनकी जो भी विद्यालयी दिनचर्या हो वो क्रिएटिव चीज़ों से बंधी हुई हो, क्रिएटिव चीज़ों से ही पूरी की पूरी उनकी विद्यालयी दिनचर्या हो। अब कार्य शिक्षा की अवधारणा एवं अर्थ है, तो इसमें वही सब कुछ है कि कार्य शिक्षा को तभी उद्देश्यपूर्ण और सार्थक शारीरिक श्रम माना गया है जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया के अंतरंग भाग के रूप में आयोजित किया जाता है। ये अर्थपूर्ण सामग्री के उत्पादन और समुदाय की सेवा के रूप में परिकल्पित होता है, जिससे बच्चे जो हैं आत्मसंतोष तथा आनंद का अनुभव साझा करते हैं। कुल मिला के वही है कि वर्क एजुकेशन के माध्यम से ही जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए खुशी मिलती है, संतोष मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। तभी हमारी जो कार्य शिक्षा है वो प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण भी है। शिक्षा, अब कुछ कार्य शिक्षा के लाभ भी हैं। कार्य शिक्षा क्या करती है? हाथ और मस्तिष्क में समायोजन स्थापित करती है। भौतिक क्रियाओं में अंतर्निहित समाजोपयोगी शारीरिक श्रम है। सीखने की प्रक्रियाओं का अनिवार्य व महत्वपूर्ण घटक है। समुदाय के लिए उपयोगी सेवाओं अथवा उत्पादक कार्य के रूप में परिलक्षित होती है। बहुस्तरीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के हर चरण में आवश्यक घटक के रूप में जुड़ी हुई है और ये करने के सिद्धांत पर आधारित है। कार्य शिक्षा में कौन कौन से कार्य हैं जो अंतर्निहित होते हैं? तो इससे क्या होता है, एक तो समस्या समाधान की शक्ति, समालोचनात्मक सोच, डिसीजन लेने की पावर, ये सब इनका डेवलपमेंट होता है। ऑल सब्जेक्ट से जुड़े जितने भी टीचर्स हैं उनकी भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित होती है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड्स क्या क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, उनकी क्षमताएं क्या क्या हैं, इस पर आधारित होते हैं। शिक्षा के जो स्तर हैं वो विद्यार्थियों की दक्षताओं में इन्हेंसमेंट करते हैं, व्यक्तित्व के विकास में भी सहायता करते हैं, व्यावसायिक तत्परता है, उत्पादन संबंधी कुशलता है, उसमें वृद्धि व विकास करते हैं। यही सब है। कार्य शिक्षा की सफलता के लिए क्या क्या जरूरी है? एक तो विचारों में खुलापन होना चाहिए, श्रम के प्रति आदर होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, समुदाय व विद्यालय के बीच में भी सकारात्मक संबंध होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, कल्पनाशीलता होनी चाहिए, रचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा है कि अनुभव जो हैं वो हमारे मस्तिष्क की खिड़कियां हैं। अनुभवों के माध्यम से ही कार्य शिक्षा को जोड़ा जाना चाहिए। कार्य शिक्षा के महत्व के बारे में कहा गया है कि सन 1966 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बच्चों के समक्ष जब राष्ट्रीय शिक्षा का प्रश्न रखा तो उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी हो
कुछ उसके सामने सबसे ज़्यादा समस्याएँ क्या थी कि उस समय हमारा समाज विभिन्न भागों में बँटा हुआ था, तो शिक्षा ऐसी हो ताकि समाज के जो टुकड़े हैं उनको जोड़ा जा सके। जितने भी हमारे बिखरते हुए मूल्य हैं उनको पुनः एक माला में पिरोया जा सके और कार्य एवं शिक्षा के बीच की जो खाई है उसको पाटा जा सके। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं। बच्चों में अपने शरीर की प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित आदतें और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। अपने आसपास के परिवेश के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है, संवेदनशीलता उत्पन्न होती है, मानव जाति और पर्यावरण के अंतः संबंध के प्रति समझ विकसित होती है। शारीरिक श्रम करने से श्रम के महत्व के प्रति समझ व सम्मान की भावना भी पैदा होती है। जो भी हमारे वांछनीय मूल्य हैं उनका विकास करने में हमें सहायता मिलती है जब हम श्रम करते हैं। तो इससे नियमितता है, समय की पाबंदी है, स्वच्छता है, आत्मनियंत्रण है, परिश्रमशीलता है, कर्तव्य बोध है, सेवा की भावना है, उत्तरदायित्व की भावना है। ये सारे के सारे गुण जो है, मूल्य हैं, हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं और स्वतः ही सामाजिक रूप से जो भी वांछनीय गुण हैं वो भी सब डेवलप्ड हो जाते हैं। कार्य शिक्षा के माध्यम से पोषण है, आहार है, संक्रामक रोग हैं, स्वच्छता संबंधी नियम, इनकी भी जानकारी हमें मिलती है और सामुदायिक स्वच्छता के संबंध में भी कार्य के ज़रिए हम क्या हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। स्व अभिव्यक्ति और रचनात्मकता के गुण का पोषण, कार्य शिक्षा के माध्यम से जो भी हमारी क्रिएटिविटी है, वो भी डेवलप्ड होती है। उसके बाद हम खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी अभिव्यक्ति हम दे पाते हैं। सांस्कृतिक विरासत है, स्थानीय व राष्ट्रीय दोनों की सराहना करने की क्षमता और संरक्षण की भावना को भी पोषित कर पाते हैं। कार्य शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों में नेतृत्व की भावना का भी विकास होता है। कार्य शिक्षा उसमें एक समालोचनात्मक सोच विकसित करती है जिससे बच्चे जो हैं दैनिक जीवन की मांगों के अनुरूप जो भी चुनौतियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनसे निपट पाते हैं। कार्य शिक्षा के माध्यम से हम ये भी समझ पाते हैं कि दैनिक जीवन में जो लेबर काम करती है उनके लिए कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, उनकी दिनचर्या के बारे में हम जान पाते हैं। स्कूल व समुदाय में जुड़ाव, संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम में संभवतः कार्य शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से पूरे स्कूल के सभी बच्चे एक साथ आपस में जुड़ पाते हैं, समुदाय को भी हम जोड़ पाते हैं। तो ये तो था चैप्टर नंबर 12। इसके बाद में है चैप्टर नंबर 13, कार्य शिक्षा का क्रियान्वयन, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पक्ष। इसके बारे में हम कल जानेंगे।